Hello students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video in which we are going to discuss CTET और STET के जो previous year questions हैं. Right? So in a couple of previous videos as well, हम लोग ने English language and pedagogy के questions को discuss करा है. Right? Not just from the CTET perspective, बल्कि जो आपके बाकी state level के TETs होते हैं, उनके लिए भी same sorts of questions one way or the other वो पूछे जाते हैं. Right? So we need to make sure that we are the ones who are paying heed. हम इस चीज़ पे attention pay कर रहे हैं कि किस तरीके के questions देखने के लिए मिलते हैं. And a major chunk जो होता है with regards to your pedagogy का part, students do fare that, right? So what are we going to do? बच्चों को उस pedagogy वाले English pedagogy वाले section से थोड़ा सा डर लगता है. मेजर चंक में क्या इशू होना चाहिए, क्या मेन आपका कंसर्न होना चाहिए इज दैट यू आर नॉट रटोफाइंग, आप चीज़ें मगअप नहीं कर रहे हैं, रादर आप उनको प्रॉपरली यू आर समझ रहे हैं, आप उन चीज़ों को यू आर अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स इन अ मच नाइसर मैनर. आपका एजेंडा क्या होना चाहिए? आज की वीडियो में कुछ भी क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, उन क्वेश्चंस को देख के पढ़ेंगे अच्छे से. यू कैन पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए, एंड देन मूव फॉरवर्ड बाय प्लेइंग द वीडियो अगेन. वीडियो को दोबारा प्ले करेंगे एंड मेक श्योर दैट यू गाइज आर लुकिंग एट द आंसर. जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है, कोई भी पॉइंटर इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करना है. राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर टुडेज लेक्चर, today's YouTube lecture is learning is made stable and everlasting. ये किसका मेरिट है, किसका प्लस पॉइंट है अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी में कुछ ELT मेथड्स हम लोग करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स है ना, इंग्लिश कैसे पढ़ाई जानी चाहिए एज अ टीचर, हाउ यू शुड बी टीचिंग योर स्टूडेंट्स इंग्लिश. तो उनमें कौन सी अप्रोच या कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि लर्निंग में स्टेबिलिटी तो आती ही आती है, लर्निंग इज ऑल्सो मेड एवरलास्टिंग. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में आपकी लर्निंग जो है स्टेबल और एवरलास्टिंग बनाई जाती है, जो हमेशा रहे. कैसे? स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है विद रिगार्ड्स टू इंग्लिश पेडागोजी? अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है ना, जब आप लैंग्वेज को सीखते हो आपको उसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये भी जानना इंपॉर्टेंट होता है. तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है उसमें आप लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को जानते हो. जैसे कि हमने कोई सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और हमारे पास वर्ब होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए. इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ओनली, इसी स्ट्रक्चर में हमारे सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड. राइट? सो लर्निंग एक स्टेबल बन जाती है विद रिगार्ड्स टू और एवरलास्टिंग, क्योंकि आप हमेशा अब इसी तरीके से इंग्लिश में क्वेश्चंस अगर हम बोलते हैं सेंटेंसेस बनाएंगे तो वो एवरलास्टिंग इन योर लाइफ इट विल हैव एन इम्पैक्ट. राइट? ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड होता है लैंग्वेज जिसमें दो भाषाएं टीचर्स यूज करते हैं टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को. डायरेक्ट मेथड में टोटली एंड टोटली टीचर जो है वो टारगेट लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में बोलेगा. ठीक है, इंग्लिश में टोटली टिप टू टो बात करेंगे सो दैट स्टूडेंट्स आर वेरी मच अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज. कम्युनिकेटिव अप्रोच में ज़्यादा फोकस रहता है कम्युनिकेशन पे, तो जो भी किया जाएगा कम्युनिकेशन से किया जाएगा, दैट इज इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच. राइट? दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्ट्रक्चर्स किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो एक आपका स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया, आपकी एवरलास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा लाइफ में, आप हमेशा इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे क्योंकि आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने आ गए हैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ विट? ट्रांसलेशन क्रम, ग्रामर मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जिसको बोला जाता है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच या कम्युनिकेटिव अप्रोच? किसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो रीडिंग के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है? कौन सा वो ऐसा मेथड है जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है रीडिंग इज गिवन द प्रायोरिटी? यू कैन पॉज योर वीडियोस. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड में रीडिंग को बहुत ज्यादा जो है वो महत्वता, इंपॉर्टेंस दी जाती है. डॉक्टर माइकल वेस्ट ने इस मेथड को डेवलप करा था. ठीक है,
ताकि लोग इम्पोर्टेंस जान सके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। एक्सटेंसिव रीडिंग करें, उससे क्या होगा, बच्चे की वोकैबुलरी इनहैंस होगी, राइट, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। आप कोई भी चीज़, अब आप लोग ने देखा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप अपने एग्जाम्स में सॉल्व करते हो, कईयों की रीडिंग अच्छी होती है, कईयों की रीडिंग अच्छी नहीं होती है ना। तो डॉक्टर वेस्ट के मेथड में बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस रीडिंग के ऊपर होता है, ताकि आप कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, उसमें से कई नए वर्ड सीखें, तो आपकी वोकैबुलरी तो इन्हांस होगी होगी, आपकी पढ़ने की शक्ति और स्पीड तेज होगी, एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स जल्दी जल्दी, राइट। जैसे कि आपने पहले सिंपल ग्रेडेड बुक्स पढ़ी, स्कूल में पढ़ाए जाते थे चैप्टर्स हम लोग को, उसके बाद आपने अपना शिफ्ट जो है वो एक अच्छी बुक के ऊपर फोकस कर लिया। जब आप थोड़े बड़े हुए, आपकी रीडिंग इन चीज़ों से आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो गई ना। आफ्टर यू ग्रू अप, आपने एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर की बुक पढ़ी, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉवर, राइट। क्यों पढ़ी? क्योंकि अब आपकी रीडिंग स्पीड, आपकी शब्दों की वर्ड मीनिंग जो है, वोकैबुलरी इनहैंस हो गई है, आप जल्दी समझते हैं, राइट। सो प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर माइकल वेस्ट्स न्यू मेथड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलिंगुअल मेथड में क्या होता है? शुरुआती वीडियो में आई टोल्ड यू सर्टेन थिंग्स अबाउट द बायलिंगुअल मेथड। ट्रांसलेशन होती है टीचर द्वारा ओनली टू एक्सप्लेन द मैटर, मैटर यानी कि टॉपिक या सब्जेक्ट जो भी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए टीचर जो है ट्रांसलेट करती हैं। इंसिस्टेंस अपॉन रीडिंग, सिर्फ रीडिंग पे ध्यान दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन, सिर्फ राइटिंग पे ध्यान दिया जाता है, या ज्यादातर डिस्कशन कराई जाती है। Which amongst them do you think is the right answer with regards to the bilingual approach or the bilingual method? The right answer to this question is option A, translation by teachers only to explain the matter. क्यों होता है? Bilingual का मतलब, by का मतलब होता है to, lingual का मतलब होता है T, ये हुआ TWO, ठीक है। lingual का मतलब होता है languages, तो दो लैंग्वेजेस टीचर यूज करेंगी। मान लेते हैं बच्चे की मदर टंग अगर हिंदी है, तो टीचर जब उसको इंग्लिश भी पढ़ा रही होंगी, जैसे राइट नाउ मैं कर रही हूँ, व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, मैं दोनों भाषाओं का यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेजेस, सो दैट स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, हु आर कमिंग हियर टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, जिनको इंग्लिश में समझ आता है, दे कैन अंडरस्टैंड इट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, जिनको हिंदी में समझ आ रहा है वो हिंदी में उठा, ठीक है। तो बायलिंगुअल यानी कि दो भाषाओं का एक ही क्लास में उपयोग करना, वेयर यू आर ट्रांसलेटिंग एज अ टीचर फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टिव स्किल्स कंप्राइज व्हाट? हम लोग ने इस चीज को क्लासरूम में भी कवर करा हुआ है, रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिनमें आप चीजें सिर्फ और सिर्फ एज अ पर्सन रिसीव कर रहे होते हो, ठीक है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो, आपको वो चीजें रिसीव कराई जाती हैं। तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं? लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग, या रीडिंग एंड स्पीकिंग? कहाँ पे आप सिर्फ चीजें ले रहे हो, समझ रहे हो, रिसीव कर रहे हो, कौन सी स्किल्स हैं वो? The right answer to this question is option A, that is your listening and speaking. कोई इंसान आपको कोई चीज बोल रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो यू आर रिसीविंग। रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब होता है जिसमें आप सिर्फ रिसीव कर रहे हो चीजें, तो आपको कोई बोल रहा है, आप सुन रहे हो, है ना। कोई इंसान, अगर आप देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप कोई किताब पढ़ रहे हो, यू आर जस्ट रीडिंग, आप उससे रिसीव कर रहे हो नॉलेज, राइट, यू आर नॉट समवेयर और दी अदर प्रोड्यूसिंग नॉलेज। तो हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं? हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स वो होती हैं जिनमें आप चीजें प्रोड्यूस करते हो। आप प्रोड्यूस किस में करते हो? आप जब बोलते हो लैंग्वेज, अब एक ही चीज 5 बच्चों को बोली जाएगी तो वो अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो स्पीकिंग इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्शन। ऑन द अदर हैंड, लिखना, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, उसके आंसर्स बच्चों ने लिखे अपनी अपनी लैंग्वेज और समझ के हिसाब से, तो बच्चों ने खुद प्रोड्यूस करी है अपनी स्पीकिंग। व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं खुद बोल रही हूँ एट द मोमेंट, तो ये प्रोडक्शन हो रही है ऑफ द लैंग्वेज। राइटिंग, जब मैं लिखूंगी, सेम क्वेश्चन 5 लोगों को और मिला होगा, मेरा लिखने का तरीका अलग होगा, सामने वाले बंदे का तरीका अलग होगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी हैं और प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं? हमारे पास सिर्फ 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो रिसेप्टिव को री से याद करेंगे,
रिसीव करने वाली स्किल्स, ठीक है, रिसेप्टिव यानी कि रिसीव करने वाली स्किल्स, तो इसमें कौन सी है हमारी लिसनिंग एंड रीडिंग। बाकी दो बची, एल और आर हो गया, आपकी एस और डब्ल्यू बचा स्पीकिंग और राइटिंग, प्रोडक्टिव स्किल्स होगी जिसमें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। असेसमेंट ऑफ ब्रॉड लर्निंग बिहेवियरल आउटकम्स इज अ फीचर ऑफ, जहां पे आप बच्चों के बिहेवियर को भी नापते तोलते हो, जांचते हो, वो किस में होता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में, peer evaluation में, formative assessment में, या summative assessment में? What do you think is the right answer here? What do you think is the right answer here? The right answer to this question is option A. Continuous comprehensive evaluation में आपकी broad learning behavioral outcomes का ध्यान रखा जाता है। अच्छा, comprehensive इसका पहले full form क्या कहते हैं इसको? Continuous यानी कि निरंतर चलने वाली, comprehensive evaluation, ये आपकी सीबीएसई के द्वारा 2009 में लॉन्च करी गई थी विद राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों को ना सिर्फ फॉर्मल तरीके से बल्कि एक इनफॉर्मल तरीके से बच्चों को जज किया जाता है, बच्चे के बिहेवियर को देखा जाता है, नापा जाता है, बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज को। तो आपकी सीसीई पीरियोडिकली होती है, सीसीई जो होती है डिफरेंट टाइम पीरियड पे पीरियोडिकली डन होती है, थोड़े थोड़े समय के बाद टीचर जो है बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चों के क्लास मार्क्स को देख रहा है, बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज की पार्टिसिपेशन को देख रहा है, तो वो सारा सीसीई में आ जाता है। अगर हम बात करते हैं पियर इवैल्यूएशन, पियर इवैल्यूएशन होती है व्हेन योर पियर्स या आपके सहपाठी जो हैं, आपको टीचर ने क्लास में बोल दिया दैट आप दोनों सभी बच्चों को टेस्ट दे दिया, जो बच्चे दो दो के पैर के बीच में बैठे थे, टीचर ने आफ्टर द टेस्ट इज ओवर टीचर ने बोला एक दूसरे का टेस्ट चेक करो, दैट इज पियर इवैल्यूएशन, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसमें बिहेवियर्स नहीं देखे जा सकते, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे यूनिट टेस्ट्स हो गए, आपके मंथली टेस्ट हो गए, ये आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है फॉर ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर इम्प्रूवमेंट। ये जब कोर्स चल रहा होता है उसके दौरान होती है, ड्यूरिंग द कोर्स होती है। तो ये फॉर्मेटिव, इसमें आपको टीचर देखेगा कि बच्चा किस पोर्शन में वीक है, जब मेन एग्जाम होगा तो मैं उस चीज़ों को कैसे सुधारूं मेन एग्जाम तक। तो मेन एग्जाम की जो इवैल्यूएशन होती है वो ये आपका मेन टेस्ट या एग्जाम होता है सेमेस्टर एंड पे या कोर्स एंड पे, ठीक है। तो इसमें कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं होता, इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं मिलता समेटिव में, ठीक है। तो सीसीई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पियर इवैल्यूएशन। तो हमने बात करी पियर इवैल्यूएशन होती है सहपाठी एक दूसरे को इवैल्यूएट, एक दूसरे का मूल्यांकन कर रहे हैं, राइट। सो व्हिच अमंग देम इज नॉट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। इफेक्टिव मॉनिटरिंग, अच्छे से बच्चे एक दूसरे को देख नहीं पाते, एक दूसरे के टेस्ट की गलतियों को। मेटाकॉग्निशन, यानी कि अपनी गलतियों से बच्चे नहीं सीखते हैं, ठीक है। सेव्स टीचर्स टाइम, टीचर का टाइम सेव नहीं होता है, या फास्टर फीडबैक नहीं मिलता है। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पियर इवैल्यूएशन का? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं है। क्यों इफेक्टिव मॉनिटरिंग क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे ऐसा हो सकता है टीचर ने टेस्ट दे दिए बच्चों को चेक करने के लिए एक दूसरे के, लेकिन एक बच्चा और एक टीचर में अंतर यही होता है कि टीचर इज वन सच पर्सन हु इज वेरी मच एक्सपर्ट इन द फील्ड, उस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। अगर कोई ग्रामर पढ़ा रही हैं टीचर, है ना, तो वो ग्रामर की फील्ड में एक्सपर्ट होंगी। बच्चे से कोई ना कोई चीज का आंकलन या मतलब ध्यान रखने में छूट भी सकता है, टीचर उस चीज को इफेक्टिवली मॉनिटर करेगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि पियर इवैल्यूएशन में बच्चे अपनी मिस्टेक से खुद सीखते हैं, मेटाकॉग्निशन, टीचर का टाइम बचता है और फटाफट से फास्टर फीडबैक मिल जाता है कि ये गलतियां हुई। लेकिन फीडबैक में अगर हम देखें मॉनिटरिंग में, सही मार्क्स देने में या सही गलतियां उठाने में बच्चों से गलती हो सकती है, तो ये काम टीचर का होगा, ये काम पियर या बच्चे का नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइंस गिवन बिलो किनमें मेटाफर यूज किया गया है? बेटी बॉटी बॉट सम बटर, एज कोल्ड एज आइस,
a host of golden daffodils, or it is the East and Juliet, the sun. Which amongst them has the metaphor here? किसमें metaphor use किया गया है amongst the lines that are given here? metaphor होता क्या है? metaphor होता है जब आप एक indirect कंपैरिजन करते हो, दो चीजों में कंपेयर किया जाता है इनडायरेक्टली, वो रिलेटेड भी नहीं है एक दूसरे के साथ लेकिन उनको रिलेट किया जाता है इनडायरेक्टली कंपैरिजन के लिए। तो इसमें कहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई चीज इनडायरेक्टली रिलेट करी गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। रोमियो एंड जूलियट में जूलियट को सूर्य के साथ यानी सन के साथ कंपेयर किया गया है। वाई? नाउ सन के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि सन जो होता है इट इज वार्म, इट गिव्स लाइट। तो जूलियट को बोला गया कि जूलियट इज फुल ऑफ वार्मथ, बहुत ही प्यार के साथ भरी हुई है, एंड शी इज फुल ऑफ लाइट, वेरेवर शी गोज द रूम रेडिएट्स। ठीक है, तो इस वजह से ये मेटाफर हुआ। बेटी बॉटी बॉट सम बटर, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा होता है तो ये एलिट्रेशन होती है। एज कोल्ड एज आइस, जब हमारे शब्दों में एज या फिर लाइक हो तो वो कंपैरिजन ही हो रहा है, लेकिन एज या लाइक के साथ हो रहा है तो वो सिमिली होती है। होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ये कुछ इमेजरी दी हुई है, सुंदर सी इमेजरी क्रिएट करी हुई है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ जॉनरा ऑफ ड्रामा जो कि ह्यूमन सफरिंग पे मेनली, जो मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है, सॉरोफुल इवेंट्स उसके साथ हो रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर का फॉल हो जाता है। विच जॉनरा इज रिलेटेड टू दिस? ट्रेजेडी, कॉमेडी, आयरनी या ऑटोबायोग्राफी? इसमें सब खराब जाता है, एंडिंग भी खराब होती है, हीरो के साथ बुरा हो रहा होता है, उस जॉनरा ऑफ ड्रामा को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उसको ट्रेजेडी कहा जाता है, जिसमें हीरो के साथ बहुत बुरा हो रहा है, right, throughout the entire thing and you can relate with yourself, right, that genre is known as tragedy। कॉमेडी में सब कुछ जो है वो सही होता है, हंस खिलने वाला होता है, एंड में कैरेक्टर्स की शादी हो जाती है। आयरनी में आप कोई चीज आयरॉनिकली बोल रहे हो, एंड ऑटोबायोग्राफी किसी की जो आत्मकथा होती है। ठीक है, so that's why option A is the correct answer। ट्रेजेडी में सब कुछ बुरा होता है, स्पेशली विद द मेन कैरेक्टर। राइट, आई होप ये वीडियो जो है इट वुड हैव बीन अ वेरी यूजफुल रिसोर्स फॉर यू ऑल। राइट, आई सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।